हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि मुकदमे लड़ते लड़ते जूते घिस जाते हैं। मुकदमा दादा लड़ना शुरू करता है और बेटा और पोता भी वही मुकदमा लड़ते रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि मुकदमे भगवान दुश्मन के भी ना करे, नहीं तो वह दुश्मनी भूलकर मुकदमे लगाने में लग जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको सही कानूनी सलाह नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, अब चिंता मत करो, हम आपके सारे मुकदमे की सारी समस्याओं का हल निकालेंगे, आपको सही कानूनी सलाह देकर। जैसे कि आपको पता है कि इसके लिए हम एक कानूनी एक्सपर्ट की मदद लेते हैं, जो हमें आपकी समस्याओं को सटीक तरीके से सुलझाने की राय देते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के मेहमान निशांत बिश्नोई सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लॉ एडवाइस की फैमिली में। सो मच चेतन। आपको बता दें हम अपनी ऑडियंस को कि ये 2012 में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब ये सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है और पिछले 13 सालों से वकालत कर रहे हैं और देश के लोगों के लिए उनके मुद्दे कोर्ट में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही ये आज आपके प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप फर्स्ट जनरेशन के लॉयर हैं, अगर आप कोई टिप्स देना चाहिए यंग लॉयर्स को, उनके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ ये है कि आप हमेशा याद रखिएगा, बीइंग एज ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर आपके पास एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जी। एडवांटेजेस ये हैं कि आप मेहनत खूब करेंगे, अगर आप में वो जज्बा है, लॉ आपका प्रोफेशन एज अ पैशन है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ये है कि भाई आपके पास स्टार्टिंग में मुकदमे नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी जब भी आपको मुकदमा देता है तो पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस वो सोचता है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी वकील के पास में, तभी वो आपके पास आएगा। तो कोशिश करिए कि एक अच्छा ऑफिस आप ज्वाइन कर पाएँ, वहाँ पे बहुत मेहनत करिए, खूब चीज़ें सीखिए, फिर धीरे धीरे जब आपने मुकदमे आए तो आप जैसे आप उनको लड़ोगे, जैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे तो लोग आपके पास आएंगे और आप कानून की और अच्छी जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी जानकारी आपको मिलती जाएगी। सर, मतलब लॉयर्स की जो लाइफ में मेहनत सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो मेहनत है। एक बहुत अच्छी सेइंग है, दे से देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। यस सर। तो आपको हार्ड वर्क, चाहे लॉ फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, हार्ड वर्क ही होगा जो ही एक माध्यम हो सकता है आपका सक्सेस को पाने का। सर, जैसे आपने बताया कि आपको कुछ टाइम बाद केस मिलने शुरू होंगे। हाँ जी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो जैसे हम कुछ समय में परेशान होने लग जाते हैं, यार कुछ फ्यूचर बन नहीं रहा, क्या करें, कुछ केस आ नहीं रहे। तो ऐसे में जब स्ट्रेस आने लग जाता है तो उसके लिए कुछ मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैंने 2012 में अपनी लॉ पूरी की। आई डिड माई लॉ फ्रॉम NLU पटियाला। उसके बाद में 2 साल तक मैंने जोधपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। वहाँ पे मैं सीनियर एडवोकेट है मिस्टर विनीत जैन, आई वाज हिज जूनियर। 2 साल तक मैंने अपना कोई मुकदमा नहीं किया, ना कोई आया, बट वहाँ पे मुझे सीखने को बहुत मिला। मैं जितना सीख सकता था, जिस तरीके से सीख सकता था, जैसे उनके केसेस थे, कैसे वो आर्ग्यू करते थे, कैसे कोर्ट में प्रेजेंट करते थे, कैसे केस को पढ़ा जाता है, कौन से मुद्दे कोर्ट के सामने, बिकॉज एक फाइल 1000 पेज की भी हो सकती है पर काम के हो सकता है 50 पेज ही हो। कौन से पॉइंट्स कोर्ट में कब रखने, किसकी अहमियत है, किसकी अहमियत नहीं है, वो बहुत सीखा। उसके बाद मैं 2014 में दिल्ली आया। धीरे धीरे फिर 2014 में कुछ केस आए, फिर 15 में आए, 16 में, तो धीरे धीरे आज भगवान की कृपा है और सब ठीक है, अच्छे मुकदमे। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि मैंने वो 2 साल तक, मुझे पता है वो जो पीरियड मैंने देखा बिना किसी मुकदमे के, वो फेज़ होता है लाइफ का। बट आपको जो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो 2 साल आपने ख़राब नहीं है, 2 साल 3 साल जितने भी आपको मुकदमा आने में लगते हैं वो ख़राब नहीं हुए हैं आपके। आप सीख रहे हो और रोज़ सीख रहे हो, और एक मुकदमा जब आएगा तो एक के बाद 2, 2 के बाद 4 होते चले जाएंगे। बस आपको वो है कि पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है। जी सर, बिल्कुल, रात के बाद ही सवेरा होता है। सर, जैसे कि आपका कोई रोल मॉडल था, जैसे आप बता रहे कि आप फर्स्ट जनरेशन के लॉयर थे, कोई रोल मॉडल रहा हुआ आपका? देखो, रोल मॉडल तो बेसिकली मुझे लगता है हर इंसान का जो लॉयर है, मुझे ऐसा लगता है वो राम जेठमलानी हो सकते हैं। बीइंग एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, मेरी भी एक सौभाग्य रहा कि मैं उनके साथ इंटर्न था व्हेन आई वाज इन कॉलेज। उसके बाद भी मैं उनके साथ कुछ मुकदमे कर पाया, तो उनको देखा बीइंग एज ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर, कैसे उन्होंने अपना नाम बनाया, कैसे आज वो देश के सबसे बड़े वकील बने। ठीक है, तो उनसे बड़ा रोल मॉडल तो मेरी नज़र में तो और कोई था नहीं, तो मेरे लिए तो वही थे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपकी इजाज़त हो तो हम जो हमारी फैमिली ने क्वेश्चंस भेजे हमारे पोर्टल पे, उसका सिलसिला शुरू करें। जरूर जी। सर, पहला क्वेश्चन है विदिशा ने, गोपी ने पूछा है विदिशा से। उन्होंने पुणे के एक कॉलेज में एडमिशन लिया था। जब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट देखा था, उनका 100% प्लेसमेंट होगा ऐसा दावा था। उन्होंने अच्छे नंबर भी स्कोर किए।
उनके बैच में 80 स्टूडेंट्स थे, सिर्फ 28 का प्लेसमेंट हो पाया और उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाया इसमें। तो वह कॉलेज के खिलाफ क्या कंज्यूमर केस या कोई दूसरी तरीके का मुआवजा का केस कर सकते हैं? अगर हाँ, तो ये केस कहाँ और कैसे कर सकते हैं? गोपी जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सबसे अच्छी बात ये है कि जो स्टूडेंट है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कवर्ड है, वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में आते हैं। और पहले भी ऐसे मुकदमे पूर्व में हो चुके हैं जहाँ पे इस तरह के मुकदमे भी हुए हैं, जहाँ पे फॉल्स प्रॉमिसेस किए गए हैं, मिसरिप्रेजेंटेशंस कॉलेजेस द्वारा किए गए हैं, और कोर्ट्स ने, कंज्यूमर कोर्ट्स ने उनको खिलाफ फैसला देते हुए ये ऑब्ज़र्व किया है कि आपने जो ये फॉल्स प्रॉमिसेस किए गए हैं और ये डेफिशिएंसी अमाउंट्स डेफिशिएंसी इन सर्विस बोल माना है उसको, और उनको मुआवजा दिया गया है। तो इसके लिए आपको एक कंप्लेंट डालनी होगी, कंज्यूमर कंप्लेंट बिफोर द कंज्यूमर कोर्ट। जी सर। तो सर जैसे कि आजकल भी ये ट्रेंड बन गया कि कहते हैं ना कि हर चीज़ में बिजनेस घुस रहा है, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए वो प्लेसमेंट के दावे बहुत करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी कॉलेज में, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन जब प्लेसमेंट की बात आती है तो कंपनीज 1-2 आती है और बच्चे सिर्फ 10-12 ही जा पाते हैं। इसमें आपको एक्चुअली एक चीज़ समझनी होगी, इनका जो ब्रोशर होता है बेसिकली, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस जिस पे आप साइन करोगे एडमिशन, तो वो बहुत केयरफुली पढ़ना होगा। आज की डेट में क्या कर रहे हैं कॉलेजेस, दे यूज 2 टाइप्स ऑफ टर्म्स। ठीक है, एक कहते हैं 100% प्लेसमेंट, एक होता है 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। तो 2 चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। 100% प्लेसमेंट में तो क्या है कि वो डायरेक्टली आपसे कह रहे हैं कि हम दिलाएंगे ही दिलाएंगे। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस में वो ये कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे हमारी तरफ से 100% कि आपको जॉब मिल सके। तो यू हैव टू रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत केयरफुली। और मोर ओवर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी उन लोगों ने भी इस चीज़ का प्रसंज्ञान लिया है, और वो भी बहुत जल्द गाइडलाइंस के साथ आने वाले हैं कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, किस दायरे में किया जाएगा, कितना लिखा जाना चाहिए आपको अपने ब्रोशर में, क्या चीज़ नहीं लिख सकते। उन सब के साथ बहुत जल्द गाइडलाइंस आने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट की। जी सर, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी सर, अगला सवाल कच्छ से रंजी भाई ने पूछा है कि उनके इलाके में एक बड़ी फैक्ट्री खुली है, इसके कारण न केवल एयर पोल्यूशन हो रहा है बल्कि ग्राउंड वाटर भी कम होता जा रहा है। उनके और उनके आसपास के गांव वाले बहुत दुखी हैं। उन्होंने कई जगह शिकायत कर दी लेकिन सोल्यूशन नहीं निकल रहा। क्या वे कोई केस फाइल करने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं जिससे वे अपनी समस्या से निजात मिल सकती है उनको? देखिए रंजी भाई, जब पोल्यूशन से रिलेटेड कोई मैटर होता है तो जो बेस्ट रिकोर्स होता है वो होता है आपका कि आप NGT जाएं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो स्पेसिफिकली ट्राइब्यूनल बनाया गया है सो एज टू डील विद ऑल काइंड ऑफ पोल्यूशंस, है ना। तो आप प्राइमरली जो स्टार्ट है वो ये है कि भाई आप SDM के आगे अपनी कंप्लेंट मूव करो। आपको लगता है कि सिंस आप कह रहे हो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है जो भी है, वहाँ से आप जो है आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी दे सकते हैं। बहुत बार होता है कि यू कैन राइट टू द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑल्सो इफ़ यू आर लकी, तो हो सकता है वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लें। और बाकी बेस्ट रिकोर्स आपका ये है कि आप एक प्रॉपर एप्लीकेशन जो है विद ऑल द प्रूफ्स एंड ऑल कि भाई पोल्यूशन जो हो रहा है, आप कोशिश करिए रिपोर्ट्स निकाल सकें, कुछ कर सकें, डिपार्टमेंट से ले लें, थ्रू RTA ले लें कि भाई कितना पोल्यूशन हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो सब के साथ आप एक प्रॉपर एप्लीकेशन बना के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में फाइल करिए। जी सर, आज जब इंडिया इज़ अ डेवलपमेंट कंट्री, जब डेवलपमेंट होता है तो पोल्यूशन ऑब्वियसली बात है कि होगा। और जैसे हम फॉर एग्जांपल हम अपनी बात करें तो हम दिल्ली में रहते हैं, या तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो होता ही है। तो अब गवर्नमेंट भी थोड़ी स्ट्रिक्ट हुई है, तो ऐसा कोई कानून है जो स्पेसिफिक इसी के लिए बना हो कि ऐसा? नहीं, बहुत सारे हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो स्पेसिफिकली इस चीज़ को डिटरमाइन कर, जो देख रहा है कि भाई पोल्यूशन लेवल जो है वो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। देयर आर मेथड्स जिस पे जो फैक्ट्रीज़ को बेसिकली या जो इंडस्ट्रीज़ है उन पे उनको बताया गया है कि आपको जो है मशीन्स हैं वो इस तरह से यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज़ के मैकेनिज्म है, हर चीज़ के डिवाइसेस भी बन चुके हैं जो पोल्यूशन कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, किस मात्रा में एफ्लुएंट्स जो हैं वो डिस्चार्ज होंगे, जो एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज हुए उनको कैसे डिस्पोज किया जाएगा। हर चीज़ जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट एफर्ट ले कर रही है। नाउ ग्राउंड रियलिटी है कि वो कितनी एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो गई है, दैट इज़ टू बी सीन। सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पार्वती ने चेन्नई से पूछा है कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उससे 1 हफ्ते पहले वह अमेरिका चली गई। वह लौटी जब डिमोनेटाइजेशन का पीरियड खत्म हो चुका था। RBI ने इस दौरान काफ़ी चेंजेस अपने रूल्स में कर दिए। उनके पास करीब 2 लाख रुपए की पुरानी करेंसी अभी भी पड़ी है। क्या कोई तरीका है कि वह जिससे अपने नोट्स को चेंज करवा सकें? पार्वती जी, मुश्किल है पर असंभव नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि आपको पास जो रिकोर्स है वो ये है कि आपको एक RBI को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और उसमें
कारण बताने पड़ेंगे कि आप उस पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड था उस दौरान आप ये करेंसी क्यों नहीं चेंज करा पाई। आपने लिखा कि आप यूएस गई थी या जहाँ जिस विदेश जहाँ भी आप गए हैं, बेसिकली किसी भी और अन्य देश गए हैं, तो आप क्यों नहीं आ पाए, क्या वजह आपकी रही कि आप नहीं आ सकते थे, वो पैसा कहाँ था, वहाँ साथ लेके गए थे या यहाँ पड़ा था। बहुत सारे इन सब चीज़ों को आप अपना एक प्रॉपर एप्लीकेशन बना के यू हैव टू गिव इट टू द आरबीआई। ऑल्दो अभी एक रिसेंटली एक केस था डीमोनेटाइजेशन के ऊपर ही था, उसमें स्पेसिफिकली कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया था, ओरल ऑब्जर्वेशंस थे ये लॉर्डशिप्स के, जो वहाँ उन्होंने कहा था कि अगर कोई जेन्युइन एप्लीकेशंस आपके सामने आती हैं आरबीआई को, तो यू शुड कंसिडर दोज एप्लीकेशंस, बिकॉज बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कोई जेन्युइन रीज़न रहा हो जिसकी वजह से लोग नहीं करा पाए हों, और अगर वो लीगल टेंडर है एंड इट कैन बी चेंज्ड, तो आप जो भी आपके प्रोसीजर्स हैं अडॉप्ट करते हुए उसे कोशिश करके कंसिडर करिए। ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं। फॉर दैट द ओनली रिकॉर्स इज आप जो है एप्लीकेशन फाइल करिए अपनी आरबीआई के पास में। तो पार्वती जी, आपको अपनी पुरानी करेंसी बदलवाने आरबीआई जाना होगा और वहाँ के जो प्रोसीजर्स हैं वो आपको आगे बता देंगे, जिससे आप फॉलो करके अपनी नई करेंसी ले सकती हैं। सर, अगला सवाल स्वाति ने कानपुर से पूछा है कि उनकी शादी 2015 में राजेश से हुई थी। राजेश वैसे तो लखनऊ के रहने वाले हैं, लेकिन उस समय से लेकर अब तक फिलाडेल्फिया में रहते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद मैं भी यूएस चली गई और राजेश के साथ रहने लगी। 2019 तक तो ठीक था, लेकिन बाद में राजेश एक बार इंडिया आया और उसके साथ मैं भी इंडिया आ गई। फिर राजेश अकेला यूएसए चला गया और उसके बाद उनसे हर तरह का कनेक्शन स्वाति ने तोड़ दिया। उन्होंने सामाजिक स्तर पर काफ़ी कोशिश की कि वो रिश्ता ठीक हो जाए। राजेश 2019 के बाद इंडिया आया ही नहीं। अब उन्हें पता चला है कि राजेश ने वहाँ दूसरी शादी कर ली। उन्हें यह भी पता चला है कि यूएसए में 2 साल से वह पति पत्नी अलग रह रहे हैं, तो स्पाउस तलाक लेकर दूसरी शादी कर सकता है। 2019 से अब तक 6 साल हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। कृपया आप उनकी हेल्प करें। स्वाति जी, बेसिकली जो क्वेश्चन है उसमें मैं थोड़े कुछ और तथ्य मुझे जानने होंगे, बट फिर भी जो आपने बेसिकली जो चीज़ें मुझसे पूछी है उसमें मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सिंस आपको पता है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तो आप एक एफआईआर भी फाइल कर सकते हैं, बिकॉज एज़ पर द इंडियन लॉज आप स्टिल उनकी लीगली वेडिड वाइफ हैं। तो आपके राइट्स जो इंडिया में है वो आज भी सबसिस्ट करते हैं, और जब तक आप उनकी पत्नी रहेंगे तब तक करेंगे। तो उसके लिए आप एक एफआईआर फाइल कर सकते हैं बाइगेमी की उनके खिलाफ़। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। आप डीवी एक्ट में जो है, अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी यहाँ है तो उसमें आप राइट्स क्लेम कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं, डीवी एक्ट के तहत एप्लीकेशन फाइल करके, और आप जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एक यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं कि भाई मुझे उनके साथ कोर्ट से आप डायरेक्शन लीजिए कि मुझे उनके साथ घर बसाया जाए। फिर अगर आपके फेवर में ऑर्डर आता है तो आप उसे एग्जीक्यूट भी करा सकती है। लेकिन ऑल्दो वो यूएस में रहते हैं तो इसमें टाइम लगेगा, समय लगेगा, बिकॉज क्या ट्रीटीज़ है इंडिया यूएस के पीछे, यूएस के 2 कंट्रीज़ के बीच में, उनको भी वो भी रोल प्ले करेंगी। फिर यूएसए के लॉज कैसे परमिट करते हैं इंडिया लाने के लिए, वो सब करना होगा। तो मुश्किल है, लेकिन आपको जो आज की डेट में लीगल रेमेडीज़ आपकी अवेलेबल हैं वो आपकी है मेंटेनेंस की हैं। डीवी एक्ट में जो है आप अपना क्या शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर आप प्रॉपर्टी में जो शेयर है वो क्लेम कर सकती हैं और एफआईआर करा सकती हैं उनके खिलाफ। सर, जैसे कि इसमें 2019 की एक कहानी है पूरी, तो उन्होंने भी काफ़ी डिले कर दिया इसको। तभी मैं आपसे कह रहा था कि कुछ तथ्य इसमें अभी मुझे जानने होंगे, लेकिन उन्होंने जो बोला है कि वे सामाजिक तौर पर वो कोशिश कर रही थी, तो वो कब तक चली हैं कोशिशें, उस दौरान उन्होंने क्या किया है, वो चीज़ें मिसिंग है। पर अगर आप इस्टेब्लिश कर पाती हैं कि पिछले 5 साल से जो 6 साल से जो आपके एफर्ट्स चल रहे हैं कि उनकी फैमिली मेम्बर्स से आप किन से बात कर रहे हैं, या उनके बीच में आपके बीच में कोई मेल्स एक्सचेंज्ड हैं, या फिर आपकी कोई बात हुई है, या फैमिली से सामाजिक तौर पर अगर कोई पंचायत बैठी है, तो उन सब के प्रूफ देते हुए आपका जो राइट है वो अभी भी सबसिस्ट करता है। जी सर। तो दोस्तों, ये थे कुछ सवाल जो आपने हमें भेजे थे ताकि हम अपने एक्सपर्ट से पूछ सकें। सर, द लॉर्ड वाइस की फैमिली की तरफ से मैं उनके बिहाफ पे आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल के हमारे व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस थे उनको आंसर किया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका भी धन्यवाद कहूँगा, और ये बहुत अच्छा सराहनीय चीज़ है जो लॉर्ड वाइस कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है जी। और बहुत ईजीली कई बार आपका एक्सेस भी नहीं होता है लॉयर्स के पास में। जी। तो जो आप चीज़ कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस पूछ के, जो लॉयर्स को बुला के, तो आई थिंक दिस इज़ रियली अप्रिशिएबल। थैंक यू सर। कीप ऑन डूइंग। नाइस टाइम विद यू। सेम। अगर आपको भी कोई अपने प्रश्न है कानून से रिलेटेड, तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं info@thelordvoice.com पर। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते कुछ और अहम क्वेश्चंस के साथ और एक और नए गेस्ट के साथ।